हेलो स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखेंगे और इसी के साथ साथ केपी केसी में रिलेशन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्यावस्था का लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें आपका मेन अगर हम टॉपिक देखें तो हमने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि सक्रिय द्रव्यमान का नियम, साथ ही साथ रेट कांस्टेंट कैसे हम निकालेंगे और इसके साथ साथ एक्टिव मास कैसे कहते हैं। और इससे भी पहले के लेक्चर में हमने आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया था। तो चलिए आज का टॉपिक है आपका वो है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले थोड़ा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। एक रिएक्शन, एक एग्जांपल लेकर हमने बताया था। तो हमने इससे पहले के लेक्चर में क्या चीज़ बताई थी? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बताया था? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान का नियम। इसमें मैंने बताया था कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारक के मोलर सांद्रता के गुणनफल के आपके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ टाइम यानी कि समय के साथ इसका जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये हो गया था। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में N1A प्लस N2B, और ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अपक्रिया। साथ ही साथ M1C प्लस M2D ये रिएक्शन था, जिसमें मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया था। तो ऐसे समय में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर था मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, यानी कि अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका इधर का पोर्शन होगा N1A N2B, ये आपका रिएक्टेंट होगा। किस केस में? फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो इसके कंसंट्रेशन ऑफ A, इसकी पावर कितना, जितना उसका कोफिशिएंट होगा N1, और कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका कोफिशिएंट कितना है? N2। तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और इसी को अगर हम इक्वल के टर्म में ले जाएं, किसके टर्म में? इक्वल के टर्म में। तो इक्वल करने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम KF से डिनोट करते हैं, और कंसंट्रेशन आपका इसका प्रोडक्ट वही रहेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट किसका? कंसंट्रेशन का। तो इक्वेशन नंबर ये बना लिया मैंने 1। देन आपका ऐसे ही रेट ऑफ किसका? बैकवर्ड रिएक्शन की भी बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी किसके होगा? रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो इस समय में रिएक्टेंट आपका M1C प्लस M2D होगा। क्लियर? तो ऐसे समय में जो कंसंट्रेशन का टर्म होगा, इसकी पावर C की पावर M1, और यहीं पे D की पावर क्या लिखेंगे? M2। और जब इसको हम इस प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाएंगे, यानी कि जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उसको जब हटाएंगे तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या मिलता था? KB मिलता था, और साथ ही साथ C की पावर M1 और D की पावर कितना है? M2। यही चीज़ थी। इक्वेशन नंबर कितना बनाते हैं? 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे ये समझिए इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें किस पे? एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर हम साम्यावस्था पे देखें तो इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा? फॉरवर्ड रिएक्शन
विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये पोजीशन आती है, इन दोनों का जो रेट है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से KF A N1 B N2 इक्वल टू KB C M1 और D M2 ये हो जाएगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। और यहीं पे जब हम KF और KB को नीचे भेजेंगे, यानी कि KB के नीचे KF ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा, इस पोर्शन को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो हो जाएगा आपका KF अपॉन KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे C M1 D M2 डिवाइडेड बाय A N1 B N2 ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी KF अपॉन KB के रेशियो को ही हम कहते हैं कैपिटल K और C से डिनोट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। मतलब फाइनली आपका ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जैसे हम कहते हैं साम्य स्थिरांक, ये आपको मिल गया। और साम्य स्थिरांक का जो मान है वो इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये क्या है, इसको कहेंगे प्रोडक्ट का। अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, कांस्टेंट, यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देना चाहें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि जो साम्य स्थिरांक है वो किसका रेशियो है या किसका अनुपात है, तो आप बताओगे कि प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन से जो रेशियो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, Kc, यानी कि इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो Kc है यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, KF अपॉन KB, ठीक है। और इसी को हमने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ M1, ठीक है, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन D का M2 के साथ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N1, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B किसके साथ, N2 के साथ। क्लियर हो गया। तो ऐसे समय में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन दें, जैसा कि मैं अभी फिर से बोल चुका हूँ लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये होता है कि प्रोडक्ट किसका, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के मोलर सांद्रताओं का गुणनफल, यानी कि अगर हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि उसकी रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का ये तरीका हो गया, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे किस टॉपिक पे चलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टॉपिक पे चलते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर हम यहाँ पे देखें तो साम्य स्थिरांक का जो आपका फॉर्मूला है वो आपका सामने लिखा है। इसी के बेसिस पर हम पार्शियल प्रेशर के भी टर्म में लिखेंगे, और इसी के बेसिस पर हम किसके टर्म में लिखेंगे, आपके जो मोल फ्रैक्शन का टर्म है उस टर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, Kc, जैसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल की स्मॉल सी कांस्टेंट है ऐसे लिखना है, ठीक है। देन अगर हम इसी को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें, किसके टर्म में लिखना चाहें, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ऐसे समय में हम लिखेंगे Kp। अभी तक ये क्या था, कंसंट्रेशन के टर्म में था, तो इसलिए K के नीचे C लिखा है, यानी कि कंसंट्रेशन के टर्म में है। अब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका P के टर्म में है, यानी कि पार्शियल प्रेशर। तो ऐसे समय में हम जितने भी आपके यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल हैं यानी कि एटम है, उनके आगे हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि उनका जो सिंबल है, जैसे C है, ऊपर देखिए यहाँ पे C है तो C लिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे इसके साथ क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। हम कंसंट्रेशन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। रीजन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव मास को, यानी कि कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को, यानी कि मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का टर्म नहीं लेना है, यहाँ पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का टर्म लेना है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखा और उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया, और उसके साथ साथ उसका जो पावर है इसके ऊपर लिख देंगे, यानी कि M1, ठीक है। और इसके साथ साथ अब किस पे जाएंगे, D पर, ये हो गया M2 डिवाइडेड बाई आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर कितना, N1,
और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर कितना n2। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया किसका, Kp का रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस में देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन जैसा कि आपको पता है x से डिनोट किया जाता है, तो x के नीचे C D A B ऐसा करके लिखेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है यहाँ पर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे इसको कहते हैं आंशिक दाब, ठीक है। तो आंशिक दाब के पदों में, ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें तो मोल प्रभाज के पदों में, ठीक है। और मोल प्रभाज का जो सिंबल होता है उसको हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कभी मोल प्रभाज के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे kx, यानी कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख रहे हैं। और यहाँ पे x के साथ c की पावर m1 इंटू x के साथ d की पावर m2 डिवाइडेड बाई x के साथ a की पावर n1 और x के साथ b की पावर n2। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट है, यानी कि गुणनफल है किसका, प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। और यहीं पे नीचे रिएक्टेंट के मोल फ्रैक्शन का क्या है, यहाँ पे गुणनफल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अब हम अगला Kp Kc में संबंध देखेंगे। तो Kp और Kc में अगर हम संबंध देखें तो Kp और Kc इक्वल टू होता है, जो रिलेशन है वो आपका सिंपल सा रिलेशन है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा x, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो अगर हम इसके अगले टॉपिक पे जाएं तो ये तो आपने तीन चीज़ें पढ़ी, वो किस किस टर्म में तीन चीज़ें पढ़ी आपने, ये तीन चीज़ें आपने पढ़ी। एक तो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक आपने पढ़ा पार्शियल प्रेशर के टर्म में, और एक आपने पढ़ा किसके टर्म में, मोलर या मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक, क्या कहते हैं हम लोग, साम्य स्थिरांक भी कहते हैं। तो इसे आपने तीन टर्म में पढ़े। एक पढ़ा Kc, यानी कि कौन सा टर्म था, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। यहीं भी आपने पढ़ा Kp, ये था किसके टर्म में, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यहीं पे आपने पढ़ा Kx, यानी कि मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल प्रभाज के टर्म में आपने पढ़ा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इनमें रिलेशन हमको पढ़ना है, और वो रिलेशन क्या क्या है आपको समझाते हैं और बताते हैं। तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT, ठीक है, ये हो गया Kp और Kc में जो रिलेशन है ये क्या है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा x। RT की पावर क्या है, डेल्टा x, ठीक है। ये रिलेशन होता है Kp और Kc में, ठीक है। ये किस में रिलेशन है, Kp और Kc में, ठीक है। तो चलिए इसको हम बता देते हैं, Kp एंड Kc में रिलेशन, ठीक है। यहीं पे अगर हम Kx में भी रिलेशन बनाना चाहें, Kp और Kx में, तो यहाँ से भी बन सकता है Kp एंड Kx में रिलेशन, ठीक है। तो Kp और Kx में अगर रिलेशन बनाना चाहें तो Kp इक्वल टू होता है Kx इंटू P की पावर डेल्टा n। Kp इक्वल टू होता है Kx इंटू P की पावर डेल्टा n। Kp इक्वल टू Kx इंटू P की पावर डेल्टा n, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ भी डेल्टा x भी लिख सकते हो, डेल्टा n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप चाहो डेल्टा x भी लिख सकते हो। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे चेंज बोलते हैं, किसके भी चेंज, आपके जो कोफिशिएंट है उनका चेंज देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका किस में रिलेशन हो गया, ये आपका हो गया Kp और Kx में रिलेशन, और इससे ऊपर वाला जो था ये हो गया Kp और Kc में रिलेशन। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। इसको तो आप जानते ही हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको जानते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो R है इसको बोलते हैं हम लोग, R की वैल्यू होती है। और R की वैल्यू अगर हम देखें तो इसमें हम R को क्या कहते हैं, रिएक्शन के बीच का
एक तरीके से आप अगर देखोगे तो सोल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। आर को क्या कहा जाता है, सोल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। टी को हम टेम्परेचर से डिनोट करते हैं, यानी कि जो टी है आपका क्या है, टेम्परेचर से डिनोट करते हैं। यहीं पे सोल्यूशन कांस्टेंट, या इसी को हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और यहीं पे जो डेल्टा एक्स है ये आपका चेंज होता है किसके बीच, चेंज इन इसके जो टर्म्स हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उसमें जो चेंज आता है उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके गैसियस रिएक्टेंट्स का जो चेंज है उसी को हम कहते हैं। और यहाँ पे आर जो है उसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ गैसियस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा इसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट। यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और जैसा कि आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का निकालोगे तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करते हो, 273 केल्विन, यानी कि ये बदल जाता है किसमें, केल्विन में बदल जाता है, ठीक है। ये गैस कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे डेल्टा एक्स को हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि सपोज दैट आपका एक एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं HI है, इसको हम लोगों ने बनाया है H2 + I2 गिव्स 2HI, H2 + I2 गिव्स 2HI। और ये आपके सबके सब क्या हैं, गैस हैं। ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस, और हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो ऐसे समय में अगर Kp और Kc में रिलेशन आप देखोगे तो Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे इस रिएक्शन से, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, टोटल ऐड करो तो 2 आ जाएंगे, यानी कि 2 - 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना रखोगे, 0। और ऐसे समय में Kp बराबर किसके मिल जाएगा, Kc के मिल जाएगा। यहीं पे अगर आपको वैल्यू माइनस में मिलती है तो Kp किससे हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। यहीं पे आपकी वैल्यू अगर देखें तो प्लस में मिलती है तो उस हिसाब से छोटा और बड़ा, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाए, डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो इस समय आप क्या करोगे, ये जो रिलेशन है इसके बारे में 3 कंडीशंस हैं, वो तीनों कंडीशंस हम आपको बता देते हैं। 3 कंडीशन क्या क्या है, पहला इफ़ डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, 0, और दूसरा इफ़ डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन 0, और तीसरा है इफ़ डेल्टा एक्स इज लेस देन 0। ये 3 सिचुएशंस हैं। कौन कौन से, अगर आपके डेल्टा एक्स 0 हो, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा एक्स क्या हो, लेस देन 0, तो ऐसे समय में हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन 0, और यहीं पे डेल्टा एक्स इज लेस देन 0 के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे समय में Kp इक्वल टू Kc होगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसे समय में Kp इज ग्रेटर देन Kc होगा, और यहाँ पे Kp विल बी लेस देन Kc। ये 3 सिचुएशंस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर x इक्वल टू 0 है, यानी कि जो चेंज है मोल का वो कितना है, 0 है, तो वहाँ पे Kp इक्वल टू Kc होगा। वहीं पे अगर चेंज क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो Kp इज ग्रेटर देन Kc होगा। वहीं पे लेस देन 0 है तो Kp विल बी लेस देन क्या होगा, Kc होगा। यहीं पे यूनिट की बात करें तो यूनिट आपका Kp का कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट ऑफ Kc का भी कोई यूनिट होगा। कब, इस वाले में, इसमें Kp और Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। यहीं पे अगर हम किसकी बात करें,
आपके दूसरे केसेस में, यानी कि अगर हम इसमें और इसमें बात करें तो इन सब में यूनिट इनके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो चलिए हम पहले इनके यूनिट भी देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट यहाँ पे होंगे। तो ये तो बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के हैं वो आपके कितने हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, यहीं पे प्रेशर के बेसिस पर, और आपका मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर। रिलेशन तो आपने देखा है, Kp इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यानी कि जो उत्पाद हैं, गैसियस उत्पाद हैं या गैसीय उत्पाद हैं, उसमें से रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के मोल्स को हम माइनस कर देंगे। क्लियर। देन अगर x की वैल्यू, यहाँ डेल्टा x की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या करेंगे, Kp Kc के बराबर, डेल्टा x ग्रेटर देन 0 तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। वहीं पे अगर डेल्टा x लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, Kp विल बी लेस देन Kc। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब Kp इक्वल टू क्या हो, Kc, तो इस समय हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट ऑफ Kp एंड यूनिट ऑफ Kc। ये थोड़ा टर्म लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जब यूनिट ऑफ Kp यूनिट ऑफ Kc, तो ये सिचुएशन Kp इक्वल टू Kc, Kp ग्रेटर देन Kc, और यहीं पे Kp विल बी लेस देन Kc। तो ऐसे समय में इनकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ Kp का कोई यूनिट नहीं होगा, यानी कि Kp का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो नो यूनिट, इक्वल होंगे तो दोनों डिवाइड कर जाएंगे, यानी कि दोनों कट जाएंगे, तो दोनों का कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन Kp इज ग्रेटर देन Kc है, तो ऐसे समय में आपका इसका यूनिट होगा Kp का, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर का अगर यूनिट देखोगे तो प्रेशर की यूनिट एटीएम, और एटीएम की पावर कितना होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स होगा। एटीएम की पावर जितना डेल्टा एक्स आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे Kp के लिए दूसरे में भी देखें तो यहाँ भी आपका एटीएम की पावर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, और वहीं पे आप अगर Kc के लिए बात देखेंगे तो मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा एक्स, और यहाँ भी होगा मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा एक्स। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे हम बता रहे हैं आपको, या ये आएगा कैसे। ठीक है, तो ऐसे समय में जो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है, वो क्या चीज़ें क्लियर करनी है कि क्या मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं, और इसको निकालने का मेथड भी आप यहाँ पे क्या हो सकता है, समझ सकते हो। चलिए देखते हैं हम। आपको पता है कि जैसे Kp इक्वल टू Kc है, तो ऐसे समय में कुछ चीज़ें यहाँ भी और भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे ऐसे समय में डेल्टा x कितना होगा, 0। यहीं पे डेल्टा x कैसा होगा आपका, इस समय में डेल्टा x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, और इस समय में डेल्टा x कैसा होगा, लेस देन 0। ये भी आपको पता है। ठीक है, तो चलिए अगर डेल्टा x 0 है तो आपको पता है यहाँ पर डेल्टा x अगर क्या है, 0 है, तो ऐसे समय में यूनिट कितना है, नो यूनिट। ठीक है, यहीं पे अभी आपने Kc के बारे में पढ़ा, तो Kc की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम अब कैसे करेंगे, ये हो गया मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एक्स, और यहीं पे ये भी बात ध्यान रखिए कि Kp है तो Kp के लिए क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ एटीएम की पावर डेल्टा एक्स। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल लेके हम बताते हैं। एग्जांपल है पहला, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो ऐसे समय में डेल्टा एक्स निकालोगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये भी गैसियस में है, ये भी गैस में है, और ये भी गैसियस रिएक्टेंट थे और गैसियस प्रोडक्ट हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यानी कि 2 माइनस 1 इसका मतलब 1 H2 भी है, 1 I2 भी है, तो यहाँ पे 2 हो गया, इक्वल टू कितना मिला, 0। तो डेल्टा एक्स अगर 0 मिला है तो Kc की यूनिट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, Kc इक्वल टू मोल पर लीटर, यानी कि मोल इनवर्स अगर हम देखें तो इसकी पावर कितना, 0, और किसी की भी पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1।
तो Kc की कोई भी यूनिट आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। यहीं पे अगर Kp की बात करें तो Kp में भी एटीएम की पावर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना लगा देंगे, 0। तो ऐसे में भी Kp की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। तो जब आपका डेल्टा एक्स कितना मिल रहा था, 0, तो ऐसे समय में ना तो Kp की कोई यूनिट है, ना ही आपके Kc की कोई यूनिट है। यहीं पर अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसमें अगर आप डेल्टा एक्स निकालोगे तो डेल्टा एक्स निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके, आपके गैसियस प्रोडक्ट के। तो ये आपका गैस था, ये भी आपका गैस फॉर्म में है और ये भी आपका गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट के 2 है, माइनस करेंगे और इधर देखेंगे तो 1 नाइट्रोजन के मोल्स हो गए और यहीं पे आपके 3 किसके हो गए, हाइड्रोजन के। तो 1 + 3 = 4। तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, -2 के बराबर। तो ऐसे समय में जब आप डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ से अगर Kc की यूनिट निकालोगे तो मोल पर लीटर की पावर -2 और यही -2 अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे समय में ये अंदर मल्टीप्लाई यहाँ होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मोल की पावर -2, ठीक है, इनटू लीटर की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि लीटर की पावर -2 नीचे आएगा और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो लीटर की पावर 2। तो ये यूनिट आ जाएगी Kc की। यहीं पे अगर Kp की यूनिट देखेंगे तो Kp की जो यूनिट है वो हो जाएगा एटीएम की पावर -2। ये हो जाएगी यूनिट किसकी, Kp की यूनिट हो जाएगी। ऐसे ही अगर ग्रेटर देन आएगा तो भी हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को वहाँ पे पुट करके हम यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये यूनिट निकालने का तरीका था किसका, आपके Kp और Kc का। साथ ही साथ यहाँ से आपको रिलेशन भी पता चल गया, Kp = Kc × RT पावर डेल्टा एक्स। यहीं पे अगर Kp और Kx में देखेंगे तो Kp = Kx × P की पावर, यानी कि प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है उसकी पावर, यहाँ पे प्रेशर की पावर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। R क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करके प्राप्त करते हो, 273 डिग्री केल्विन को ऐड करोगे। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इसको यानी कि इसके जो विशेषताएं हैं इनको अगर हम देखें तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि जो आपका रासायनिक साम्य है उसके अगर हम किस पे जाएं, उसकी विशेषताओं यानी कि उसके गुण पे जाएं, तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। यानी कि जो अभिकारक हैं इनके जो मूल सांद्रता है, यानी कि जो मूल सांद्रता यानी कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन है उसके क्या होता है, उससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उस पर ये क्या है, काम नहीं करता है, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि रासायनिक साम्यावस्था के गुण, रासायनिक साम्यावस्था के गुण, यानी कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली विशेषता जो अभी बताई वो है इंडिपेंडेंट, मतलब ये स्वतंत्र है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है किससे, ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ, किसके, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट्स, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करते। दूसरा अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पास हर एक रिएक्शन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक डेफिनेट वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एक निश्चित ताप पर हमेशा इसकी एक निश्चित मान होता है और ये जो निश्चित मान है हर एक रिएक्शन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हैज डेफिनेट वैल्यू, हैज अ डेफिनेट वैल्यू यानी कि एक निश्चित मान होता है एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, ठीक है, मतलब एक निश्चित ताप पर इसके जो मान होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर में बदलाव करें तो ये बदलेगा भी, क्योंकि भाई अभी मैं बोल रहा हूँ कि निश्चित ताप पर इसके मान निश्चित होंगे, वहीं पे वेरिएबल बट वेरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में जो बदलाव है, इस ताप में बदलाव के साथ साथ ये जो आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी क्या करता है, बदलता रहता है, ठीक है। यहीं पे अगला पॉइंट अगर देखें हम इसके कैरेक्टर्स का, तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अगर कोई भी आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अगर आपके पास कौन सी अपक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा जो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के इनवर्स होगा, ठीक है, यानी कि एक उसके उल्टे रेसिप्रोकल होगा, यानी कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि अगर हम बात करें कि किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो ये आपके बैकवर्ड रिएक्शन का या बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि के फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू 1 के बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यहीं पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें क्या बताती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगला है वैल्यू ऑफ के shows क्या शो करता है आपका, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर हम देखें वैल्यू ऑफ के की, तो के यानी कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब इसका जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा उसी हिसाब से इसका डायरेक्शन भी पता चलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बताएगा या तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन बताएगा, मतलब इसके वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है। यहीं पे सबसे मेन पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के भी आता है, कई बार आ भी चुका है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि उसके प्रेजेंस पर क्या देखें अगर हम तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी कि यहाँ पे अगला पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे K is independent for catalyst, यानी कि अगर उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक पर ये डिपेंड नहीं करता, यानी कि K कैसा होता है, इज इंडिपेंडेंट फॉर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। देन अगर हमारे पास क्या है, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं और वो भी अलग अलग डिफरेंस पे, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे,
तो ऐसे समय में इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम एक फार्मूले द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम चेंज इन एंथैल्पी का भी पता कर सकते हैं और साथ ही साथ टेम्परेचर, अगर हमारे पास दो टेम्परेचर दिए हों और दो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हों तो हम यहाँ से एक अननोन टेम्परेचर को भी निकाल सकते हैं या एक अननोन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है आपका, इसे हम नाम देते हैं वांट हाफ इक्वेशन का भी नाम देते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वांट हाफ इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वांट हाफ इक्वेशन। ठीक है, वांट हाफ इक्वेशन ये क्या है, लॉग के टर्म्स में है, लॉग k2 माइनस k1, लॉग k2 माइनस लॉग k1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303। अच्छा, 2.303 कब लगता है, जब हम नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, r 1/t2 माइनस 1/t1, ये जो आपका इक्वेशन है log k2 माइनस log k1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है 1/t2 माइनस 1/t1, ये आपका क्या है वांट हाफ इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे समय में जहाँ पे डेल्टा एच है ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। k1 क्या है, T1 टेम्परेचर पर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K2 क्या है, T2 टेम्परेचर पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे तीन सिचुएशन देखेंगे, वो क्या है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, 0, अगर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ऐसे समय में ना तो हीट इवॉल्व होगा और ना ही एब्जॉर्ब होगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे समय में यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू जब भी कभी क्या होती है, 0 होती है, यानी कि उस समय ना तो हीट क्या होगा, निकलेगा और ना ही उसमें से हीट एब्जॉर्ब होगा, और ऐसे समय में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वांट हाफ इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहली बात तो वांट हाफ इक्वेशन पता होना चाहिए। वांट हाफ इक्वेशन आपको गिवन है, ये आपका क्या है गिवन, कि लॉग के साथ आपका k2 माइनस लॉग k1 माइनस डेल्टा एच, और डेल्टा एच के साथ साथ आपका डिवाइडेड बाई 2.303 r, और इसके साथ साथ 1/t2 माइनस 1/ कितना है, T1। यहाँ पे T1 और T2 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं, किस यूनिट में, केल्विन यूनिट में। ठीक है, चलिए ये सब किस यूनिट में है, आपके केल्विन यूनिट में। तो सिचुएशन नंबर पहला सिचुएशन, इफ डेल्टा एच इक्वल टू कितना है, 0, यदि क्या हो, चेंज इन एंथैल्पी जो पोर्शन है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में होता है neither heat is evolved nor absorbed, ना तो इस समय हीट क्या होगा, निकलेगा, और ना ही ऐसे समय में हीट क्या होगा, अवशोषित होगा, यानी कि एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और ऐसे समय में अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 में अगर इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो ऐसे समय में log k2 माइनस log k1 विल बी इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच जो है वो तो मैंने लिख दिया 0, तो ऐसे समय में क्या होगा, आपका पूरी वैल्यू राइट इक्वल के पूरी राइट साइड वाली वैल्यू जितनी भी है सब 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log k1 इक्वल टू log k2, log को आप कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ से, तो यहाँ से आपको मिल गया k1 इक्वल टू k2, यानी कि जब भी कभी आपका डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है, आपका कितना होगा, 0 होगा, तो ऐसे समय में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो सभी टेम्परेचर पे आपके क्या होंगे, समान होंगे। तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे पता चलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन सेम
एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी कि सभी तापों पर ये क्या होगा आपका ऑल टेम्परेचर्स, यानी कि सभी तापों पर इसका मान क्या होगा समान होगा। ठीक है, यहीं पे अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कर दें तो जब भी कभी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा इसका मतलब ध्यान में रखिएगा कि जो रिएक्शन है वो आपका एंडोथर्मिक है, यानी कि ऐसे समय में हीट क्या होगा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और ऐसे समय में हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर T2 को हम क्या कर लेंगे हायर कर लेंगे और T1 को क्या कर लेंगे लोअर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला। यहीं पर ये तो बात हुई थी डेल्टा एच कब हो 0 हो तो क्या होगा, और ऐसे समय में जब हम डेल्टा एच को क्या कर दें पॉजिटिव कर दें, डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू में आपको पता है एंथैल्पी का चेंज अगर पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन अगर आपको पॉजिटिव मिलेगा तो कैसी रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब ऐसी रिएक्शंस में बाहर से उष्मा देनी पड़ती है यानी कि हीट क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, इसमें उष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, और ऐसे समय में जब डेल्टा एच आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा तो ऐसे समय में टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो T2 है वो किससे ज़्यादा बड़ा है T1 से। तो आप ये देखेंगे तो log K2 माइनस log K1 ये भी आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, log K2 और log K1 का जो डिफरेंस है माइनस log K1 ये आपका कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। और ऐसे समय में जब ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव आ गया और ऐसे समय में log K2 इज ग्रेटर देन log K1 ये मिलेगा आपको। ठीक है, log K2 विल बी ग्रेटर देन log K1 और ऐसे समय में आपका K2 विल बी ग्रेटर देन K1। ठीक है, मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो टेम्परेचर है दूसरा टेम्परेचर T2 वो आपका ज़्यादा है और T1 क्या है कम है। और वहीं पे अगर हम K1 K2 की बात करें यानी कि आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो T2 इफ ग्रेटर देन T1 तो इस समय आपका K2 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा K1 होगा। और कब होगा जब डेल्टा एच क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। यहीं पे दूसरा था ये, दूसरे के बाद तीसरा। अब तीसरे पे चलते हैं जब डेल्टा एच क्या होगा निगेटिव होगा। और जब भी कभी डेल्टा एच को हम लोग क्या रखते हैं निगेटिव रखते हैं तो ऐसे समय में आपको पता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जब भी कभी एंथैल्पी का चेंज आप निगेटिव रखोगे तो इसका मतलब आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा, उष्माक्षेपी होगा। तो थर्ड है इसमें वो क्या है इफ डेल्टा एच क्या है आपका निगेटिव तो रिएक्शन कैसी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको हम नाम देते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसे समय में जब उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा तो हीट क्या होगा इवॉल्व होगा। और जब भी कभी यहाँ पे क्या होगा हीट इवॉल्व होगा तो ऐसे समय में हमने टेम्परेचर को क्या रखा है T2 को हायर ही रखा है देन T1। तो यहाँ पर आपका log K2 माइनस log K1 विल बी लेस देन आपका कितना हो जाएगा या विल बी कितना हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये भी वैल्यू कैसी आएगी log K2 माइनस log K1 की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव आएगी। और ऐसे समय में जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहाँ से log K2 विल बी लेस देन log K1 और यहाँ से K2 को K1 से छोटा रखेंगे। ठीक है, हमको क्या मिलेगा K2 K1 से छोटा मिलेगा। तो ये हुआ वान हाफ इक्वेशन का एक एक्सप्लेनेशन। इससे हमें कई सारी चीज़ों का पता चलता है कि अगर हम जो फॉर्मूला है वान हाफ इक्वेशन का उसमें सिर्फ डेल्टा एच के मान पे डिपेंड रखें, यानी कि डेल्टा एच अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपके हर एक टेम्परेचर पे क्या होगा आपस में समान होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम डेल्टा एच को पॉजिटिव रखें यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका जो K2 है वो आपका क्या होगा
ज़्यादा होगा देन K1। और वहीं पे अगर हम बात करें आपके एक्जोथर्मिक रिएक्शन की, तो वहाँ पे K2 की वैल्यू कम हो जाती है, किससे? आपके K1 से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और ये कब? जब वन हाफ इक्वेशन अप्लाई करेंगे तब। यहीं पे जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये आल्सो डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक यानी कि जो गुणांक होते हैं, जैसे हम कहते हैं गुणांक, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसा कि आप इसके फॉर्मूले से ही देख रहे होंगे कि कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर दिख रहा है, और पावर क्या था? वो कोफिशिएंट ही है, यानी कि गुणांक है। जैसे कि आपने N2 + 3H2 + गिब्स 2NH3 देता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन कराते हैं तो उससे हमें मिलता है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया के इस फॉर्मेशन वाले रिएक्शन में आपने देखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, तो ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये सब आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। ठीक है, और इन पर भी आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे भी आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि ये डिपेंड करता है, निर्भर होता है, डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि जो गुणांक है किसके सामने का? हर एक एटम एलिमेंट के सामने जो गुणांक है, यानी कि मोल्स के, क्या होता है? उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थी बात आपके किसके बारे में? केमिकल इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हमने आज क्या पढ़ा? Kp Kc में रिलेशन, Kp के साथ आपके Kx में भी रिलेशन देखा आपने, इन सब के टर्म्स समझे, वन हाफ इक्वेशन देखा, वन हाफ इक्वेशन का एप्लीकेशन देखा आपने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज देखी। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।